रईसी की मौत से ईरान में राष्ट्रीय शोक को लेकर भी खबर है और 5 दिन का ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। और जिस तरीके से अभी इमरजेंसी मीटिंग हुई है, आगे के फैसलों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। साथ ही इस बीच आपको ये बता दें कि अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां रईसी की मौत पर ईरान में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है और 5 दिन का ये राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। एक और बड़ी खबर है, ईरान विदेश संबंध समिति के प्रमुख बने अली बघेरी को लेकर और उपराष्ट्रपति के निर्देश पर यह नियुक्ति हुई है। तो जिस तरीके से आगे के फैसलों को लेकर अभी तक इमरजेंसी मीटिंग के बारे में हम आपको खबर दे रहे थे, अब बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और यही बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां ईरान विदेश संबंध समिति के प्रमुख अली बघेरी बने हैं। उपराष्ट्रपति के निर्देश पर नियुक्ति की गई है और क्रैश साइट से शवों को लेकर अब काफिला निकल चुका है। ईरानी सेना शवों को लेकर निकल चुकी है। तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई क्रैश साइट की, जहां पर रेस्क्यू का काम किया जा रहा था और इस वक्त खबर यही आ रही है कि क्रैश साइट से शवों को लेकर ये काफिला निकल चुका है। ईरानी सेना शवों को लेकर निकल गई है। और एक और बड़ी खबर, जहां जानिए कैसे ईरान को 4 साल में 4 बड़े झटके लगे। बड़ी खबर है, 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत को लेकर, जिस बारे में स्टूडियो में हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, उसी बारे में और इंफॉर्मेशन मेरे सहयोगी सुमित भी हमारे सामने रखेंगे कि आखिर किस तरीके से 4 साल में 4 बड़े झटके लग चुके हैं ईरान को। 4 साल में ईरान के 4 टॉप लीडर्स की मौत को लेकर ये बड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां सुलेमानी, फखरीजादे और साथ ही जाहेदी और रईसी की मौत को लेकर जिस तरीके से आज हम चर्चा कर रहे हैं, बड़े सवाल है। और ये बड़े सवाल हैं कि क्या ये एक साजिश है, क्योंकि रईसी की मौत के पीछे बड़ी साजिश का दावा तो किया जा रहा है। ये दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के कई शीर्ष कमांडर्स को ठिकाने लगाया है। एक लिस्ट अब आपके सामने रखेंगे जिससे आपको यह भी पता लगेगा कि पश्चिम किस तरीके से, किस तरह ईरान के टॉप कमांडर्स को मारने में जुटा हुआ है। और मैं ये जानना चाहूंगी सुमित, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक ये सामने आ रही है जिस आधार पर ये हम कह रहे हैं कि 4 साल में 4 बड़े झटके लग चुके हैं ईरान को? सुमित, देखिए, बिल्कुल ये ईरान के वो हीरो थे जो पश्चिम की नजरों में उनके विलन थे, यानी लगातार बड़ी साजिशों, बड़ी ऑपरेशंस के अंदर ये शामिल थे। सबसे पहले अगर आप कासिम सुलेमानी की बात करते हैं, जनरल ईरान के थे, रेवोल्यूशनरी गार्ड के, 2020 में, जनवरी 2020 में अमेरिका की ड्रोन से हमला कर इनको मार दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे फेमस या फिर सबसे पॉपुलर जनरल थे खासतौर पर जनरल सुलेमानी और इनकी बहुत इज्जत थी। इसके बाद मोहसिन फखरीजादे ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी मौत हो गई थी। नवंबर 2020 के अंदर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से इनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरे बड़े ऐसे बड़े हीरो के तौर पर इन्हें जाना जाता है। उसके बाद रजी मौसवी जनरल है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के। दिसंबर 2023 में इजरायली मिसाइल हमले में दमिश्क में इनकी हत्या हो गई थी। आपको याद होगा कि इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। फिर उसके बाद मोहम्मद रजा जहेदी सीनियर कमांडर थे कुर्दुस फोर्स के और अप्रैल 2024 में सीरियाई दूतावास में इजरायली एयर स्ट्राइक में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। और ये वो लगातार हीरो हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नाम आता है इब्राहिम रईसी, जो अभी कहा जा रहा है कि जिनकी हत्या, जिनकी मौत हुई है, खासतौर पर ईरान के राष्ट्रपति है और 19 मई यानी कल के दिन इनकी एक दुर्घटना में मौत हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि लगातार अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इब्राहिम रईसी की हत्या थी या वो एक्सीडेंट में मारे गए। ये लगातार स्पेकुलेशन, ये लगातार बात कही जा रही है और यही वजह है कि 4 बड़े ऐसे कमांडर जिनके बारे में आपको बताया कि इनके बाद ही लगातार ये स्पेकुलेशन हो रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की क्या दुर्घटना में मौत हुई या फिर ये हत्या है, ये साजिश है। डिफेंस एक्सपर्ट बीके दत्ता सर, सवाल आपसे, अंत के पीछे ये इसलिए भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि ये साजिश को लेकर क्यों स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं, किस आधार पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की यही हीरो पश्चिम के निशाने पर क्या रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो आपने अभी चर्चा करी कि 4 साल में 4 बड़े लीडर मारे गए और शुरू में अगर आप लेके चले जहाँ पर अमेरिका ने खुद, जैसे सुलेमानी को जब ड्रोन स्ट्राइक से मारा था तो अमेरिका ने बोला हमने इसको मार दिया, जब वो इराक की विजिट में था। तो ये तो मान के चले कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान को टारगेट करते चले आ रहे थे ताकि ये जितनी कार्रवाई बाय प्रॉक्सी, हिजबुल्ला हो, हमास हो, यहाँ जो आईएसआईएस के ग्रुप इन्होंने सीरिया में खड़ा करे, इसके अंदर पूरा हाथ ईरान का है। और जो हमला हुआ था इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर का, तब से भी सारी कार्रवाई प्रॉक्सी द्वारा करी गई।
तो एक ये मान के चले कि ईरान लगातार इजराइल को टारगेट करता चला रहा था। इजराइल का ये डिक्लेयर्ड मानना है कि हम इजराइल को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। इजराइल को ये मालूम है कि अगर मेरा कोई सबसे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में है तो ईरान है। तो अगर मेरा दुश्मन है वो जाहिर है और वो लगातार बाय प्रॉक्सी मेरे ऊपर हमला कर रहा है, तो मैं भी कोई मौका नहीं छोड़ूंगा उसको हिट बैक करने के लिए। तो अभी ये क्रैश हुआ है, ये कोई विजिबिलिटी का प्रॉब्लम था, कोई ये इसका टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए। एक हेलीकॉप्टर जो वीआईपी को लेके जा रहा है वो लापता हो जा रहा है। दूसरे 2 हेलीकॉप्टर वालों को पता ही नहीं चला। कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ वीआईपी फ्लाइट, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर में एक बैकअप होता है, एक के अंदर जो सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह वो रहता है, यहाँ सिक्योरिटी वाले रहते हैं। तो 3 हेलीकॉप्टर में अंदर एक मेन वीआईपी हेलीकॉप्टर, एक स्टैंड बाय हेलीकॉप्टर और एक जो एस्कॉर्टिंग हेलीकॉप्टर। तो जो तीनों हेलीकॉप्टर में 2 लैंड हो गए और वीआईपी लापता हो गया। और जो वीआईपी का पायलट है उसे समय नहीं मिला बताने का कि उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है। दूसरे 2 पायलट को पता नहीं चला। इसका मतलब कोई सडन हरकत हुई। और जो आपने विजुअल दिखाए उसका क्रैश साइट का, टेल यूनिट इंटैक्ट है, फ्यूजलेज खत्म है, उसकी बॉडी खत्म है टोटल। तो यहाँ तो ये धमाके से हो सकती है और यहाँ इंटरनल या एक्सटर्नल कोई मिसाइल स्ट्राइक हुई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन इस बीच जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर पर अपडेट दे दें, क्योंकि ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर होंगे और अभी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुखबर। 50 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां ईरानी संविधान के मुताबिक आपको बता दें 50 दिन के अंदर चुनाव होते हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि किस तरीके से अभी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर हैं, वो आने वाले 50 दिनों के लिए ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है कि किस तरीके से ईरान के अगले राष्ट्रपति को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसमें महमूद अहमदीनेजाद को लेकर भी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये हो सकते हैं अगले राष्ट्रपति। 2005-2013 तक ये ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं और इजराइल के दुश्मन माने जाते हैं अहमदीनेजाद।